हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक छोटी सी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें जो हैं आप अगर पढ़ चुके हो, चैप्टर फर्स्ट अगर आपने पढ़ लिया है और आपको लगता है कि चीज़ें आप अगर भूल रहे हो, है ना, आपको थोड़ी सी चीज़ों को हिंट मिल जाता कि मतलब सर हमारी थोड़ी सी रिवीजन हो जाए। तो इस पर्पज़ से हम ये एक नई सी चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम यहाँ पे देखो, बेसिकली इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो देखेंगे, लेकिन साथ ही साथ उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम उसको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। दैट मीन्स यहाँ से आपको पूरा का पूरा चैप्टर का जो है एक कॉन्सेप्ट, चैप्टर के टॉपिक का आपको यहाँ से एक कॉन्सेप्ट मिलेगा। देखो, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की हम जिसमें बात करते थे। और फर्स्ट चैप्टर में भी बेसिकली हमारे दो टॉपिक हैं। एक तो हमारा कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ये अपना एक टॉपिक तो है ही, साथ ही साथ हमारा गॉस लॉ वाला भी टॉपिक है। तो अभी हम केवल और केवल बात करते हैं इस टॉपिक में, हम केवल और जो केवल क्वेश्चन देखेंगे वो हम केवल देखेंगे कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड ही अपने क्वेश्चंस को देखेंगे। और और हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि हमारी ये जो भी जितने भी हम क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे होंगे वो सभी के सभी हमारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन होंगे। तो ये नाम का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके हम पीछे के कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि एग्जैक्टली इसका क्या रीजन, क्या सारी चीजें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सॉरी, अगर आपको ऑब्जेक्टिव पहले आपको करना क्या है कि स्क्रीन पर आपको जो भी क्वेश्चन दिखाई देंगे आप उनको सॉल्व करोगे, अपना आप आंसर लगाओगे, आंसर टिक करोगे, ठीक है। और देन उसके बाद अपना जो है आंसर इस वीडियो से देखोगे कि हाँ सर एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होगा। चाहो तो आप अपना आंसर जो है कमेंट में भी कमेंट कर सकते हो कि हाँ सर मैंने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं। ओके, चलो देखो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो आप एक्सप्लेनेशन को देखोगे, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है तो कोई बात नहीं, आप स्किप करके दूसरे क्वेश्चन पर आप जल्दी से जा सकते हो। स्टार्ट किया जाए। देखो, चलो कोशिश करो कि आप इसको पहले वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप इसको सॉल्व करके जल्दी से अपना आंसर चेक कर लो कि हाँ ये आपका जो एग्जैक्ट आपका जो ऑप्शन है वो मेरे आंसर से मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है। देखो क्या कह रहा है कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैज इन इट, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास क्या होता है भाई, एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटॉन्स होती है। कर लिया आपने अपना आंसर चेक कर लिया। चलो देखो, कह रहा है कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कहते हो सर अगर आपके पास अगर Na+ है, कहते हो ना ये Na+ है, तो इस Na देखो एग्जैक्टली आप अगर बोलते हो सर Na, तो Na का मतलब सोडियम की जो वैलेंसी मतलब जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 11 होते हैं। अगर आप बात करते हो सर Na+ का मतलब क्या है कि आपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, दैट मीन्स Na। अब अगर आपके पास अगर Na+ है तो अब आप क्या लोगे, अब आप Na11 ना लेकर के क्या ले लोगे, Na10 लोगे। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। सो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने बच्चों का सही था ऑनेस्टली बताना, ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट के साथ हम चीजों को समझते चलेंगे। अभी हम केवल और केवल बात कर रहे हैं कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। ये चीज समझ में आई, ये आपका कितने बच्चों का सही था, आप भी चाहो तो कमेंट करके बता भी सकते हो। ओके बच्चे, देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको लगाने में मजा आ गया ना। चलो बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। ये सब क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। देखो, अगर आपको फर्स्ट चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाकर के मेरे वीडियोस देख सकते हो। प्लेलिस्ट में मैंने सारी सारी अपडेट करी हुई हैं, अपलोड करी हुई हैं, ठीक है। उसको एक अरेंजिंग फॉर्म में रख दिया है मैंने, आप जाकर के वहाँ से देखो। देखो चलो, जिन बच्चों ने ये कर लिया वीडियो को पॉज करो, जल्दी से आप इनको ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके जल्दी से ट्राई करो। मैं नहीं करने वाला इतना जल्दी, ना 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 ना। कर लिया, चलो देखो क्या बोल रहा है सर, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो भाई आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक सा तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। टू बैलेंस अ ड्रॉप ऑफ ऑयल ऑफ मास 0.01 mg हैविंग 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज विल बी, देखो 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिया है। तो कह रहा है कि इसका आप बताओ क्या होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको वैल्यू बतानी है, ABCD, ठीक है। आपने अपना आंसर टिक कर लिया। अब देखो बात करते हैं। तो हमने कहा सर हमारे पास हमें E निकालना है, ठीक। और आप जानते हो कि E इज इक्वल टू जो होता है वो कितना होता है, F/Q। E इज इक्वल टू कितना होता है, F/Q। अच्छा, यहाँ पर आप एक बात देख रहे हो कि आप वोल्ट पर मीटर है, कोई बात नहीं सर। बेसिकली हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो आती है न्यूटन पर कूलाम। बट इसी न्यूटन पर कूलाम को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ये हमारा इक्विवेलेंट होता है वोल्ट पर मीटर के। फिलहाल तो हमें इस यूनिट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत क्या है कि हमें चाहिए F जो कि हमें इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है, और हमें Q भी चाहिए जो कि इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है। तो सर सबसे पहले हम बात करते हैं F की। अब उसके लिए देखो कह रहा है कि बैलेंस अ ड्रॉप ऑफ ऑयल मास 0.01 mg मिलीग्राम दे दिया है। दैट मीन्स आपकी ये M दे दी गई है कितनी, 0.001 mg। तो सबसे पहले आप इसको kg में चेंज करो तो कितना हो जाएगा, 0.001 इंटू 10 टू दी पावर -3 सॉरी ग्राम -6, ओके ओके, -6 kg होगा, है ना। समझ रहे हो ना, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1/10 टू द पावर 6
1/10⁶ kg। सो ये 10⁶ ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -6। सो फाइनली कितना आया देखो आपके पास, ये आ गया कितना आ गया ये चीज़ आपके पास। चलो तो आप इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना हो जाएगा। बाकी के 3 जीरो मतलब 1 2 3, यानी कि 10⁻⁻9 kg कर सकते हैं। ये आपने m निकाल लिया kg में। बट अब आपको f चाहिए ना, तो मान लेते हैं सर w है ना, मतलब w इज इक्वल टू देखो बेसिकली होता है क्या mg, और इसी को हम क्या बोलते हैं भाई f बोलते हैं। हमने कहा सर m की वैल्यू देखो कितनी है, 10⁻⁻9 इंटू जी कितना है 9.8। दैट मीन्स कितना आ गया आपके पास 9.8 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन। ये आपने निकाल लिया, क्या f आपने निकाल लिया। फाइनली आपने f निकाल लिया। देखो अब आपको चाहिए q। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 चार्ज है, दैट मीन्स n इज इक्वल टू कितना दे दिया 3 दे दिया। तो आप q का फॉर्मूला जानते हो, q इज इक्वल टू क्या होता है n। n की वैल्यू रख लो कितनी होती है 3। n की वैल्यू देखो 3 दे दी गई, इंटू e आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। तो कितना आ जाएगा 16×48 यानी कि 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आगे बात समझ में। सो फाइनली हो गया। ई इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा f/q। f की वैल्यू देखो कितनी रखनी है 9.8 इंटू 10⁻⁻9। आ गया सर आ गया। और 4.8 इंटू 10⁻⁻19। अब क्या कर दो, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे कि ये हो जाएगा 98 और ये हो जाएगा आपका 48। सो देखो कितना हो जाएगा 10⁻⁻9 और ये प्लस का 19 ऊपर चला जाएगा, ये प्लस का 19 ऊपर जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा यानी कि हो जाएगा 10⁻10। सो आप इसको सॉल्व कर लो। ये 48 लगभग ये 2 पॉइंट बार में कटेगा है ना, समथिंग 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, इंटू समथिंग जो भी हो इंटू 10⁻10। तो देख लो कौन सा आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, 2 पॉइंट समथिंग तो 2 पॉइंट समथिंग और 10⁻10, तो लगभग यही वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। समझ रहे हो, तो ये वाला ऑप्शन आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने बच्चों का सही था आप कमेंट करके बताओगे। मजा आ रहा है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, समझ रहे हो ना। चलो आप कमेंट करके बताओगे कि आपका सर सही था या गलत था। चलो आई होप आपको ये क्वेश्चन पता होगा है ना। क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल देन द चार्ज ऑन प्रोटॉन। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, ठीक है कर लिया। इसका ऑप्शन होगा 2b, दैट मीन्स ये 2 टाइम होगा। देखो होता है क्या कि हमारे जो ये बात कर रहा है कि अल्फा पार्टिकल, देखो अल्फा पार्टिकल हमने कहा कि अगर आपके पास अगर एक हीलियम एटम है, तो हीलियम एटम जब पूरी तरीके से जब डिस्चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज होने का मतलब जब इसके पूरे जो एटम्स हैं ये अपने पूरे अगर इलेक्ट्रॉन को अगर लॉस कर दे, तो भाई पूरे इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। अब इसके पास हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, तो जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, लूज कर दिया, तो अब ये क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है अल्फा पार्टिकल। तो इसने 2 चार्ज को क्या किया लूज किया, तो 2 चार्ज को लूज करने का मतलब कि कितना टाइम होगा, दैट मीन्स 2 टाइम होगा। ठीक है, इजी था ये तो, बहुत इजी था। चलो जल्दी से आप ये बता दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 8 कूलाम। जल्दी से बताओ, ऑप्शन बताओ, वीडियो पॉज करके जल्दी से ट्राई करो और ऑप्शन जल्दी से आप बताओ। कर लिया ट्राई। देखो नंबर ऑफ क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, कर लिया होगा, कई बच्चों ने कर लिया, तो आप जल्दी से आगे बढ़ जाओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स आपसे एन निकालना है, और निगेटिव चार्ज ऑफ 8 कूलाम दैट मीन्स ये आपके क्यू दे दिया है 8 कूलाम है, और आपको एन निकालना है। तो ठीक है, आप जानते हो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है एन ही, हो गया। तो यहाँ से आपको एन निकालना है, दैट मीन्स एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू/ई। क्यू की वैल्यू रख लो कितनी 8/ई की वैल्यू देखो कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 8/1.6 इंटू 10⁻19। सो क्या हो जाएगा देखो, ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दे, दैट मीन्स 80/16 इंटू 10⁻19। सो कितना आ जाएगा 5 है ना, 16 5 80, तो 5 इंटू 10⁻19 ये आपका आंसर होगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। मजा आएगा पढ़ने में। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की। जल्दी से आप इनको तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, या फिर इसका आप स्क्रीन शॉट ले लो। वैसे मैं कहूँगा कि आप पेन और कॉपी लेकर के बैठो, स्क्रीन शॉट लेने वाला काम ही मत करो, ठीक है, वो हमेशा स्क्रीन में ही रहता है फिर। हाँ जी बच्चा लोग, तो कई बच्चों ने इसको रट भी लिया होगा, ठीक है बच्चा लोग बता दो, जल्दी बता दो, कोई बात नहीं, रटो समझो चाहे जो कर लो, लेकिन भाई अब ये चीज़ है। तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। देखो क्या कह रहा था, ऐसा ही नोट ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। देखो आपको अगर कोई भी आइडिया नहीं है, अगर आपको बहुत ज़्यादा अगर कन्फ्यूजन होता है ना, सिंपल से मेरी बात समझ लो, आप कैसे निकालोगे इसमें से, आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। कह रहा है कि परमिटिविटी, तो परमिटिविटी के बारे में तो आपने नाम सुना होगा ना। देखो परमिटिविटी आती कहाँ से, तो जरा फॉर्मूला लगाते थे F इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q1 Q2/r²। याद आया ये हमारा कूलाम्स लॉ जो हमारा था, ठीक है। तो इसमें ये हमारी जो एप्सिलॉन जो जीरो जिसको हम कहते थे, एप्सिलॉन जीरो कह लो, एप्सिलॉन नॉट कह लो, ये जो है ना एप्सिलॉन जीरो, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, परमिटिविटी। क्या बोलते हैं बच्चे, परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके,
तो अब हमसे सर इसकी क्या पूछ रहा है, यूनिट पूछ रहा है। देखो सिंपल सी बात है। अच्छा अब मेरे को इतना बता दो कि आपको इसकी वैल्यू पता होती है, इस पूरे की वैल्यू पता होती है ना, क्या करते हो 1/4 पर, जहाँ पर आप बताते हो 1 बात को समझो, कॉन्सेप्ट समझो, 1/4 इज इक्वल टू आप क्या बोलते हो, तो इसकी वैल्यू कितनी होती थी 9 × 10⁹ आपने कहा सर हम यूनिट भूल गए, सर यूनिट हम भूल गए, कोई बात नहीं, देखो हमें भी नहीं आता है, हमें बस इसका यूनिट याद है कि सर अगर ये एफ है ना, अगर मेरी बात को ध्यान समझ लेना, ये कभी भी आप नहीं भूलोगे, हमें भी नहीं याद इसकी वैल्यू, ठीक है, कि सर इसकी यूनिट क्या होती है, चलो हम भूल गए थोड़ी देर के लिए, वैसे हमें याद है, हमने कहा सर हमें नहीं पता, तो आप सर बस इसकी बता दो कि जब आप इस फॉर्मूला, जब एफ का जब फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आप क्या लिखते हो सर, न्यूटन लिखते हो, बिल्कुल सही सर, न्यूटन लिखते हैं। अच्छा तो सर इसकी कुछ यूनिट होगी सर, हम भूल गए, लेकिन अब मेरे को बताओ, ये जो इतनी की, ये जो आपको ये जो नजर आ रहा है पोर्शन, क्या आप इसका यूनिट बता सकते हो, इस वाले का यूनिट बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो, क्या बताओगे, देखो Q1 × Q दैट मीन्स कूलाम का स्क्वायर, दैट मीन्स कूलाम का स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर है, बात समझो, यानी कि इसकी यूनिट कुछ ऐसी होगी, इसकी यूनिट कुछ ऐसी होगी कि कूलाम स्क्वायर से और मीटर स्क्वायर क्या हो गए होंगे, आपस में कैंसिल आउट हो गए होंगे, और फिर हमारा कैंसिल आउट होकर के देखो क्या आया होगा, हमारे पास एक न्यूटन आया होगा, मतलब वो वाला न्यूटन नहीं, ये वाला न्यूटन आया होगा, ठीक है, एन आया होगा। तो इसका कहने का सीन क्या है कि अगर इसकी वैल्यू अगर ये हो सकती है तो सोच लो इसकी यूनिट देखो क्या हो सकती है, तो इसकी यूनिट भाई यही तो हो सकती है, क्या, मीटर स्क्वायर, इसका जस्ट अपोजिट मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर और इनटू न्यूटन, बोलो इसकी यूनिट यही तो हो सकती है ना, मीटर स्क्वायर, बढ़िया सा ट्रिक है ना, समझ रहे हो, मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर इनटू न्यूटन, यही तो हो सकता है, सोचो, तभी तो ये पूरा का पूरा जो टर्म होगा वो इस वाले टर्म से क्या हो गया होगा, कट गया होगा, और कट होकर के क्या आया होगा, ओनली ऑन केवल न्यूटन आया होगा। तो कहने का सीन है सर आपको, सर इसकी आपको जो है यूनिट भी पता चल गई, और आपको वैल्यू तो इसको याद ही है, इसकी वैल्यू तो आपको याद है, तो आपने इसकी वैल्यू देखो, समझ रहे हो ना, ये चीज समझो थोड़ा सा, ठीक है, तो आपने इसकी वैल्यू निकाल ली। अच्छा तो आपको जो है इसकी यूनिट बतानी है 1/4 यानी कि ये जो एप्सिलॉन 0 है ना, या फिर एप्सिलॉन 0 जिसको हम लोग बोलते हैं, हमें इसकी यूनिट निकालनी है। तो सोचो इसकी यूनिट देखो कितनी जाएगी, तो आप यहाँ से ऐसे देख लो, देखो आपने कहा सर जो 1/4 है, ये हमें कितना दे रहा है, ये हमें दे रहा है मीटर स्क्वायर न्यूटन अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो क्या करते जाए भाई, इसको ऊपर ऐसे पलट देते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चे, देखो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, आगे बात समझ में, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कितना ही देखो सरल सा तरीका है यार, है ना, ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं पता भूल गए ना, तो ऐसे याद रखो, सिंपल सा हमको ट्रिकी तो बता रहे हैं, टोटल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, टोटल तरीके बता रहे हैं कि किस तरीके से आप कर सकते हो बहुत इजीली तरीके से, है ना, और ये कोई जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप यूज़ करो, न्यूमेरिकल्स में या फिर और भी जगह पे आप इसका यूज़ कर सकते हो, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो आप, ठीक है, चलो लगे हाथ, आप इसका, आप मेरे को इसका वो बता दो, तो डायमेंशन बता दो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 की आप डायमेंशन बता दो मेरे को, लगे हाथ बता दो कितना हो जाएगा डायमेंशन, बताना नहीं है, मतलब आप खुद से देख लो कि आपको आ रहा है कि नहीं। देखो कूलाम है, तो कूलाम का मतलब वो देखो होता है, कूलाम का मतलब होता है 80, याद रखना ना 80, तो कूलाम का स्क्वायर है, दैट मीन्स आप ये क्या करोगे, A² T² अपॉन न्यूटन का तो आपको याद ही है क्या होता है, ML T-2 होता है न्यूटन का डायमेंशन, मतलब फोर्स का डायमेंशन, ठीक है, और मीटर का तो आपको पता है क्या हो जाएगा, L², सॉल्व कर लो, तो m को हम ले जाते हैं ऊपर, दैट मीन्स ये होगा m⁻⁻1, और ये देखो l और l⁻2, दैट मीन्स l⁻3, तो ये ऊपर जाएगा तो l⁻3, और फिर उसके बाद हम लिखते थे क्या t, तो यहाँ पर t⁻2 ये ऊपर जाएगा तो t⁻4, और ये हो जाएगा a⁻2, यानी कि ये इसका हो जाएगा बच्चे डायमेंशन। आगे बात में देखो, यहाँ से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग और समझते हैं, ये देखो हमने कहा सर ये हमारी जो एप्सिलॉन 0 है ना, इसको हम लोग कहते हैं क्या, परमिटिविटी, थोड़ी सी बात समझो, मेरी बात थोड़ी सी और समझो, परमिटिविटी ऑफ, थोड़ा सा आपका टाइम और लेंगे इस क्वेश्चन के लिए, इसके कॉन्सेप्ट के लिए, परमिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, हाँ ये हमारी फ्री स्पेस की क्या है, मतलब इसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, ठीक है। जहां पर हमारे पास एक और आता था टर्म एफ के, केवल ये एप्सिलॉन, तो अब ये एप्सिलॉन क्या होती थी, एप्सिलॉन हमारी, इसको हम बोलते थे एब्सोल्यूट परमिटिविटी, क्या बोलते थे सर, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब दोनों में देखो फर्क थोड़ा सा समझते हैं, परमिटिविटी ओके, ये आप लिख लेना, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ, जैसे हमारी कोई भी मटेरियल हो गई, ऑफ मटेरियल मीडियम, ओके। अच्छा जैसे हमने कहा, ऐसे समझो इसको,
जैसे मान लो अगर हम बात करें एयर की, तो सर एयर की, और एयर मतलब अगर हम बात करें एयर मतलब अगर हम एक वैक्यूम, अगर एयर को बेसिकली हम वैक्यूम मानते हैं, तो हमने कहा सर फॉर एयर के लिए क्या होता है, हमारी जो इन दोनों का में जो रिलेशन होता है लगभग दोनों बराबर होते हैं। फॉर एयर, एयर के लिए दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी कि एप्सिलॉन जीरो जो होता है वो लगभग इक्विवेलेंट होता है किसके, इसके इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, ठीक है, इक्विवेलेंट लगभग होता है। बहुत ही हल्का सा अगर हम एक रेयर केस में देखें तो स्लाइटली, यानी कि ये जो एप्सिलॉन होता है ना, हमारी जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है ना, वो हल्का सा स्लाइटली लार्जर होता है। सो आप चीज़ अपनी कॉपी मेंशन करो, स्लाइटली लार्जर होता है, हल्का सा थोड़ा सा लार्जर होता है, बहुत ही थोड़ा सा। ठीक है, तो अब सर रिलेशन क्या होता है अगर हम बात करें अदर मटेरियल्स के लिए, एयर को छोड़ करके। एयर के केस में तो हमने इक्विवेलेंट देख लिया, दोनों को आपस में इक्वल दिखा दिया, लेकिन फॉर अदर मटेरियल की बात करें, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अदर मटेरियल की अगर हम बात करें तो अदर, बहुत ज़्यादा हम हड़बड़ तो नहीं कर रहे ना, अदर मटेरियल की देखो अगर हम बात करें तो अदर मटेरियल की हमें एक रिलेशन मिलता है, ई एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब ये के याद आया, के हमारा क्या होता था, जिसको हम कहते थे क्या, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ये हमारी जो के है ना, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है, डाई इलेक्ट्रिक बता रहे हैं क्या बनता है, शायद इस टाइप के क्वेश्चन भी होंगे, भी देख लेते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है, क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। और ये जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की जो मतलब वैल्यू होती है, अच्छा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को हम अदर नेम से जानते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, क्या बोलते हैं हम इसको, हम इसे और किस नाम से जानते हैं, लिखते चलो सारी चीज़ आप अपनी कॉपी में, रिलेटिव परमिटिविटी। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये पूरा का पूरा हमारा कॉन्सेप्ट बेस पर होगा, हम इसमें क्वेश्चन की हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है, ताकि आपका ये जो चैप्टर फर्स्ट है उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो चीज़ें क्लियर होती चले। तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, या हम इसको बोलते हैं स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटिव, सॉरी स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, ठीक है। एक और इसका नाम है क्या, स्पेसिफिक कैपेसिटिव स्पेसिफिक कैपेसिटिव, एक मिनट, इंडक्टिव होता था पता नहीं, देख लेंगे एक बार, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, आप फिलहाल ये याद रखो, ये होता है आपका स्पेसिफिक कैपेसिटिव इंडक्टिव। इसको हम बेसिकली ऐसे 3 नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां से इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस जो नॉर्मली हम इसको डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट नहीं, हमारी जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू होती है ना, किसी भी मटेरियल के लिए जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 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 ग्रेटर देन 1। चलो, तो अब इससे रिलेटेड हम लोग ग्रेटर देन 1, अब इससे रिलेटेड हम लोग एक बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं। ये इसकी वैल्यू फिक्स होती है क्या, हमेशा हमेशा क्या होगी, 1 से हमेशा ग्रेटर होगी। तो आप ये देखते थे कि जब आपने ये देखा होगा, जब आपने ये लेक्चर, जब आप इससे रिलेटेड अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको ये मिला था क्या कि फाइनली हमने एक एफ का हमने एक रिलेशन, मतलब हमने एक फॉर्मूला बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, याद आया, एप्सिलॉन 0 इंटू के, और यही एप्सिलॉन 0 इंटू, अब कोई जरूरी थोड़ा ना कि एयर ही हो, एयर के अलावा मान लो कोई दूसरा अगर मटेरियल है, मीडियम है, तो फिर तो हम क्या लेंगे, हम ये लेते थे 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू के, और के की वैल्यू हमेशा मोर देन 1 रखते थे, और ये हमें मिलता था Q1 Q2 अपॉन R²। ये हमारा एक नॉर्मल फॉर्मूला था, मतलब अदर देन मीडियम अगर हमारा मान लो मीडियम अगर हमारा एयर नहीं हो, कोई तो हमारे चार्ज है, चार्ज के बीच का मीडियम एयर ना हो, कुछ और हो, तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते थे। हाँ, अगर एयर है तो फिर नॉर्मली आप ये लगा सकते हो 1/4 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या देख लेते हैं, चलो बता दो जल्दी से। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑन एन इंसुलेटिंग मीडियम मे बी बोल रहा है -3 होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो -3 होगा बिल्कुल नहीं, 0 होगा बिल्कुल नहीं, -0.7 होगा बिल्कुल नहीं, मे बी 6, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। आगे बात समझने, ओके बच्चे देखो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी हो आपको ये अपना नंबर जो है मेंशन कर लेना, ठीक है। 2 आइडेंटिकल मेडिकल स्फीयर है, पहले तो आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो अपनी कॉपी में लिख डालो, जैसे बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, यूपी बोर्ड और ये पंजाब बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो देखो सॉल्व कर लिया, कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया, देखो नहीं हो पा रहा है, देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर है हैविंग चार्जेस, ठीक है सर। आपके पास 2 स्फीयर है और दोनों स्फीयर की एक ही है मान लो +4Q और एक की है -2Q, चार्ज है इसमें। कह रहा है कि आर प्लेस्ड विद देयर सेंटर डिस्टेंस r, है ना, मतलब कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द स्फीयर इज F, ठीक है। तो हम आप यहाँ से अगर F निकालोगे बच्चे, तो आप देखो क्या निकालोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2, तो Q1 की जगह कितना रखोगे 4Q,
इंटू Q2 की जगह कितना रखोगे माइनस का 2Q अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है आर स्क्वायर। सो फाइनली आप इसको सॉल्व कर लो तो एफ आपका देखो कितना आ गया 1/4πε0 और ये माइनस लगा दिया पहले हमने और ये जगह देखो 8Q² अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है नाउ अब देखो क्या बोल रहा है इफ द टू स्फीयर्स आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट। ठीक है सर इनको कॉन्टैक्ट में लाया गया। अब यहाँ से कई सारे कॉन्सेप्ट बन सकते हैं लेकिन हम आपको देखो बता रहे हैं जो बढ़िया सा आप जो चीज़ों को समझ सकते हो। जैसे सिंपल सी बात है भाई कि अगर आप किसी दो चार्ज को यानी कि एक के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है और एक के पास अगर निगेटिव चार्ज है आप अगर उनको कांटेक्ट में लाओगे तो क्या होगा वो आपस में न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। सर कितना कितना चार्ज न्यूट्रल होगा यानी कि अब इनके ऊपर कितना चार्ज बचेगा। देखो क्या कर रहा होगा जो प्लस वाला होगा वो माइनस वाले को क्या कर रहा होगा खा रहा होगा। ठीक है तो हम इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं। ठीक है बात समझो हम इन दोनों का एवरेज भाई ये न्यूट्रलाइज होंगे ना। वो कह रहा है अच्छा तुम ज्यादा हो तुम्हारे पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आई अभी तुमको बताते हैं तुम्हारे पास ज्यादा नेगेटिव चार्ज अभी तुमको बताते हैं। तो ये दोनों न्यूट्रलाइज हो रहे हैं तो हम कुछ इनका जो हम एवरेज ले दैट मीन्स 4 और प्लस -2 दैट मीन्स -2। भाई एवरेज मतलब तो ये चार्ज माइनस में है ना इसलिए अपॉन 2 तो कितना आ जाएगा दैट मीन्स 1 दैट मीन्स 1Q 1 का मतलब क्या Q दैट मीन्स Q यानी कि अब ऐसे समझो कि अब इसके ऊपर भी Q चार्ज आ गया और इसके ऊपर माइनस का Q चार्ज आ गया। अब इनको फिर वापस हमने क्या कर दिया हटा दिया। ठीक है फिर कह रहा है ना देखो एंड देन प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस r। फिर से इनको क्या कर दो अब इनके पास Q इसके पास -Q आ गया फिर से इसको सेम उतने ही डिस्टेंस पर रख दो तो अब इस केस में आपकी जो f आएगी वो देखो कितनी हो जाएगी 1/4πε0 और इंटू Q और इंटू माइनस का Q अपॉन आर स्क्वायर दैट मीन्स 1 अपॉन माइनस का 1/4πε0 और इंटू Q² अपॉन आर स्क्वायर हो गया। कह रहा है कि द फोर्स बिटवीन देम इज अब जो नई वाली फोर्स अच्छा एक मिनट तो इसको मान लेते हैं F डैश। इसको हम क्या मान लेते हैं F डैश और ये हमारी है ऊपर वाली F है। ठीक तो अब उनके बीच में जो फोर्स होगा वो कितना होगा हमें ये बताना है। तो सिंपल आप इसका क्या करो आप इनका रेशियो ले लो। तो आपने कहा सर अगर हम ले लेते हैं F डैश अपॉन F इज इक्वल टू तो आप जब देखो जब आप जो इसको अपॉन में करोगे तो देखो ये 1/4π से ये 1/4π कैंसिल आउट हो जाएगा ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखो ये R से R कैंसिल आउट हो जाएगा उल्टा कर दिए नहीं कोई बात नहीं। तो आप F अपॉन F डैश ले लो आपको जैसे अच्छा लगे एग्जाम में आप करोगे तो इतना आपको टाइम थोड़ा रहेगा। अब ये सही है ये F हमारी देखो ऊपर है और ये F डैश नीचे है ये कटेगा तो कितना बच गया आपके पास देखो ये Q² से ये Q² भी कैंसिल आउट हो जाएगा कितना बच गया ओ आपके पास बच गया 8। आपको पूछा है कि नया वाला फोर्स यानी कि आपको F डैश निकालना है तो कोई बात नहीं इसको जस्ट अपोजिट कर लो। तो F अपॉन F डैश अपॉन F इज इक्वल टू 1/8 सो फाइनली F डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा F अपॉन 8 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है आगे बात में चलो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में बढ़िया सा क्वेश्चन था ये। चलो बच्चे देखते हैं ये क्वेश्चन आप कर पाते हो या नहीं। पढ़ लो क्वेश्चन को जल्दी से आप अपना आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। टू चार्जेस +1 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस इन एयर द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन देम इज। बताना है आपको कि इसका जो रेशियो होगा उनके फोर्स का वो कितना होगा। कॉन्सेप्चुअल है ये एकदम कॉन्सेप्ट है ये एक्स्ट्रा कुछ आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। चलो हो गया आपने अपना आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया। देखो तो आपने कहा सर मेरे पास एक +1 माइक्रोकूलम का हमारे पास एक यहाँ चार्ज है और एक यहाँ पर हमारे पास है +4 माइक्रोकूलम का एक यहाँ चार्ज है हमारा। तो कह रहा है कि क्या कह रहा है द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन देम। तो इस पर कितना फोर्स एक्ट होगा और इस पर कितना फोर्स एक्ट होगा। पहली चीज कि ये दोनों ही हमारे पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे यानी कि इस तरफ एक फोर्स लगेगा और इस पर इसके मतलब ड्यू टू दिस चार्ज इस वाले स्फीयर पर या इस वाले चार्ज पर एक फोर्स लगेगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा F1 मान लेते हैं और इसके ड्यू टू दिस चार्ज इस वाले पर क्या होगा एक रिपल्सिव हमारा फोर्स लगेगा जो कि F2 जो कि इस डायरेक्शन में होगा। और सौभाग्य से गुलाम ने यही तो बताया था क्या कि अगर हमारे कोई भी अगर दो चार्जेस हैं ठीक है तो उनके बीच उनके ऊपर जो फोर्स जो लगेगा वो आपस में कैसे होंगे इक्वल होंगे एंड अपोजिट होंगे है ना। बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट दैट मीन्स F1 इज इक्वल टू F2 होगा। तो मान लो F1 की कोई भी वैल्यू आई होगी सपोज करते हैं 5 आई होगी ठीक है और F2 की भी कितनी आई होगी 5 आई होगी। तो अगर हम इनका रेशियो लेंगे तो आप कितना बता दोगे 1:1 लोगे कुछ भी ले लो ना ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। आ रही बात में
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, ये है आपका क्वेश्चन। बढ़िया सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है इसका। और इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन द टू पॉजिटिव चार्जेस सिचुएटेड इन एयर, द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम विल बी। तो उनके बीच का जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो क्या होगा? चलो ट्राई करो कर लिया ट्राई। देखो कितना प्यारा सा इसका कॉन्सेप्ट है। आंसर होगा डिक्रीज। क्यों? ये पहली चीज तो ये हम डायरेक्टली अपने वीडियो में जब हमने डिटेल पिछले वाले मतलब अपने चैप्टर फर्स्ट की जब हम बात करें लॉन्ग एक टाइम लगभग आज से 7-8 महीने पहले की जब बात कर रहे हैं तो हमने ये बताया था कैसे। देखो अब समझ लो कैसे होता है सर। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि मान लो हमारी जो मीडियम है दो चार्जेस के बीच में अगर एयर है, इनके बीच मीडियम कैसा है अभी सर? एयर है। तो अगर एयर होता था बच्चे तो आप क्या लेते थे? आप ये लेते थे F इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन R²। अगर इनके बीच की डिस्टेंस अगर R है तो आपने कहा कि नहीं सर अब एयर नहीं। अब देखो क्या बोल रहा है कि इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जैसे वैक्स ले लो, समझ रहे हो? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब समझ रहे हो, जैसे वैक्स हो गया आपका, ये सब सारी चीजें है ना। अब इनके बीच में अब ये सराउंडिंग है। तो देखो फिर हमने कहा था कि अब सर हमारा ये जो ε0 होगा अब हम इसके जगह क्या रखेंगे? हमने कहा कि अब हमने जब वैक्स मान लो हमने कोई एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने मान लो लिया तो हमारा फोर्स देखो क्या हो जाएगा? F डैश इज इक्वल टू 1/4πε0 K। याद आया फॉर्मूला? Q1 Q2 अपॉन, अभी भी डिस्टेंस सेम है, इनको आप डिवाइड करो एक दूसरे से। तो देखो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर F अपॉन F डैश इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा? 1/4π से 1/4π कैंसिल, Q1 Q2 कैंसिल, R² से R² कैंसिल, क्या बचेगा? केवल आपके पास K बचेगा। दैट मीन्स आप ये कहोगे ये K कहाँ जाएगा सबसे? ये K जाएगा सबसे टॉप पर, है ना। तो K दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? या F डैश अपॉन, इसको पलट दो तो F डैश अपॉन F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/K। इसका मतलब ये है देखो कि F डैश इज इक्वल टू क्या है? F अपॉन K आ गया। इसका क्या मतलब है? देखो समझाते हैं इसका क्या मतलब है। अभी आपने कहा सर आपके मान लो अभी आपकी जो फोर्स है वो F इज इक्वल टू मान लो 5 है, सपोज करते हैं थोड़ी देर के लिए, सोचो 5 है। तो आपने कहा सर आपका जो F डैश, आपको पता है कि K की वैल्यू क्या होती है? हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब मान लो F इस K की आप कोई भी अगर आप एक वैल्यू ले लो और आप यहाँ से अगर आप F डैश निकालोगे, आपने कहा सर 5 पॉइंट मान लो अगर हम 2 कर दें तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे कि इस F डैश की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? इस 5 से क्या होगी? हमेशा कम होगी। आगे बात सुनिए। तो अगर आप किसी भी दो चार्जेस के बीच में अगर कोई भी अगर एक ये कॉन्सेप्ट है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर आप लगाते हो तो जो फोर्स होगी या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो भी फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा उनके बीच का वो डिक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो? तो क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ से बात समझ में आई ना? ठीक है। हमेशा ये जो नया वाला फोर्स होगा वो पुराने वाले फोर्स का क्या होगा? मतलब F/K हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये चीज़ आपको क्लियर है? यहाँ से कंफ्यूजन तो नहीं है ना? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलो बच्चे आप ये मेरे को इसका जल्दी से आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन में भी हो सकता है। ठीक है, आप जल्दी से इसके बाद कमेंट करके बताओगे कि आपको ये सब सारी चीज़ें समझ में आई हैं या फिर आपको ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो एक नई सीरीज हम जो स्टार्ट किए टॉपिक नंबर 1 से, यानी कि कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। फिलहाल आप इसको सॉल्व करो जल्दी से। चलो सॉल्व करो और हम बातें अपनी कर ले रहे हैं, है ना। तो आप ये बताओगे कमेंट करके कि आपको ये कैसा लगा, आपको ये कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलो देखो सॉल्व कर लिया। देखो क्या अपना ऑप्शन लगाया है? चलो देखो चेक करते हैं। हमने कहा सर मेरे पास है, क्या बोल रहा है कि चार्ज Q, कैपिटल Q है, इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अपोजिट सेंटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है सर, तो हम पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं। बना लिया जाए सर एक स्क्वायर। मान लेते हैं सर हमारी एक स्क्वायर है Q, कैसा स्क्वायर ही है। ठीक है, कैपिटल चार्ज इज Q प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर। ठीक है, तो मान लो आपने अगर यहाँ पर अगर आपने एक कैपिटल Q लिया है तो आपको एक Q यहाँ पर भी लेना पड़ेगा। यहाँ पर मान लो आप जैसे ले ले Q, ठीक। ए चार्ज फिर स्मॉल q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अदर टू कॉर्नर। तो भाई ठीक है, दो अदर कॉर्नर बच गया, तो एक यहाँ पर भी आपका स्मॉल q आ गया और एक यहाँ पर भी स्मॉल q आ गया। ठीक है, फिलहाल देखो हम यहाँ पर सभी को प्लस लेकर के चले, ऐसा इसमें कुछ मेंशन नहीं है। ईच ऑफ द अदर टू कॉर्नर इफ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एनी q, अच्छा ऑन एनी कैपिटल q, ध्यान से मेरी बात समझो, किसी भी कैपिटल q पर कोई मतलब जो नेट फोर्स हुआ ना ड्यू टू, अब जैसे मान लो कि आपने कहा सर अगर हम इस वाले q पर लें, इस वाले
चार्ज पर अगर हम फोर्स क्या ले ले, जीरो ले ले, है ना। तो देखो अब इस पर, इस वाले क्यू पर फोर्स देखो किसके थ्रू लग रहा होगा, इस वाले क्यू के थ्रू लग रहा होगा, इस वाले क्यू के थ्रू लग रहा होगा, और इस वाले भी क्यू के थ्रू लग रहा होगा इस पर। समझ रहे हो। तो कह रहा है कि अगर हम जीरो ले लें देन क्यू अपॉन स्मॉल क्यू इक्वल टू, अच्छा तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। देखो अब मेरी बात समझो, कितना आसान है ये कॉन्सेप्ट, देख लो। तो आपने कहा सर यहाँ पर हमारे पास है क्या, हमने कहा सर मान लेते हैं चलो इस वाले पर हमारा जो फोर्स है ड्यू टू दिस दिस एंड दिस, वो क्या हो गया, जीरो हो गया, सिंपल सी बात है। ये इस पर एक फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, ये वाला जो क्यू है ये इस वाले क्यू पर भी क्या कर रहा होगा, एक फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, और ये वाला भी जो क्यू है इस वाले पर एक फोर्स लगा रहा होगा, मान लो इस डायरेक्शन में। मान लेते हैं सर ये वाला फोर्स हमारा F1 है, ठीक है, और ये वाली फोर्स हमारी F2 है, और ये वाली फोर्स हमारी F3 है। अच्छा, और कह रहा है कि द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एनी क्यू इज जीरो। अच्छा, दैट मीन्स कहने का सीन क्या है ना बच्चे, देखो ये F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू जीरो। और देखो मजे की बात क्या है ना कि आप यहाँ पर F1 प्लस F2 प्लस F3 तो ले रहे हो, है ना, लेकिन आप इसमें आप अब यहाँ पर आप इसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के साथ लिखोगे, दैट मीन्स वेक्टर के साथ लिखोगे। दैट मीन्स आप ये करोगे वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 करोगे। ध्यान से समझना, बहुत इजी है वेक्टर का कॉन्सेप्ट। इसको जिन बच्चों को कंफ्यूजन लगना, देखो कितना अब हम इसको इजी तरीके से करेंगे। चलो, तो अब सोचो, आपने कहा सर मान लो अगर आपके पास, चलो सब ये सब चार्ज भूल जाओ, अभी इन दोनों को देखो कि इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज के थ्रू हमारा जो फोर्स होगा, दैट मीन्स हमने माना है क्या, F2 माना है, ठीक है, हमने F1 किसके लिए लिए, हमने कहा सर इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज के थ्रू हमारा जो फोर्स होगा वो देखो, तो भाई दो चार्जेस के बीच का जो मतलब दो चार्जेस के थ्रू जो हमारा फोर्स होता है वो कितना होता है, तो आप कैसे निकालते हो, तो आप देखो वही करोगे ना, F1 देखो F1 जैसे बेसिकली देखो F इजिकल टू हम क्या जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी इनका बहुत काला काला दे रहे हैं आजकल, यार हाथ गंदा हो जा रहा है। देखो हमने कहा सर F इजिकल टू बेसिकली हम क्या जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और हम ये जानते हैं, मान लो एक नॉर्मल सी अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो हम ये करते हैं ना Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, हम ये जानते हैं। और इसके जगह पे हम बेसिकली के भी रख सकते हैं, तो हम इसकी जगह पे कैपिटल के रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, के, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है किसी भी दो चार्ज के बीच का फोर्स निकालने के लिए। चलो ये होता है ना। अब मेरी बात समझना ध्यान से, देखो तो अच्छा, अब सर ये हमारा स्क्वायर है, तो हमें जैसे मान लो अगर आप इस क्यू के और क्यू के बीच की अगर आपको डिस्टेंस लेनी होगी, तो आपने कहा सर अगर मान लेते हैं ये x है, ये x है, ये x है, तो ये भी x होगा भाई, क्योंकि स्क्वायर है। तो अगर इनके बीच की आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, देखो ये कितना ये हो जाएगा आपके पास √2x, बोलो भाई पाइथागोरस थ्योरम से आप ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि हटा दोगे स्क्वायर रूट ले लोगे तो √2x आएगा, यानी कि आपको इनके बीच की डिस्टेंस पता चलेगी। तो देखो F1 जो होगा बच्चे, वो देखो कितना हो जाएगा, F1 हो जाएगा, मेरी बात समझना यहाँ पे, F1 हो जाएगा K और Q इंटू Q अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस, यानी कि √2x का होल स्क्वायर प्लस, ठीक। और ये कैसे फॉर्म में होगा, ये सब वेक्टर फॉर्म ले रहे हैं। देखो अभी यहाँ पे अभी आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, हम जान रहे हैं क्या होगा। अब आपने इसके बीच का, आपने इसके थ्रू ले लिया, अब इस वाले क्यू और इस वाले क्यू के थ्रू लो, यानी कि ये वाला क्यू इस वाले पर कितना फोर्स लगाएगा, तो सेम वही K इंटू क्यू अपॉन, अब इनके बीच की डिस्टेंस देखो कितनी है, x, तो डायरेक्टली आप रख सकते हो क्या, x स्क्वायर प्लस। अब देखो सर, अब इस वाले हम क्यू की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो इस वाले क्यू के थ्रू देखो कितना हो जाएगा, सेम वही चीज, K इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब पता है क्या, कितने बच्चे हैं पता है क्या कर देंगे, इसको ऐड करके पता है क्या कर देंगे, इनको ऐड करके कर देंगे सर 2। मेरी बात समझना, K Q स्क्वायर, ये Q इंटू क्यू कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर √2x का, तो इसका आप होल स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास से 2x स्क्वायर। और पता है कुछ बच्चे यहाँ पर देखो ऐसे डायरेक्टली कर लेंगे, 2 इंटू K इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जो कि ये गलत हो जाएगा। अब बता रहे हैं सर क्यों, रीजन समझो क्यों गलत होगा। देखो आपने कहा कि सर ये जो आप F1 और F2 आप क्या कर रहे हो, आप कहने का सीन पता है ना, आप कहने का सीन पता है आप क्या कर रहे हो, आप ये कर रहे हो कि सर F1 प्लस F2 को आपने ऐड किया। देखो आप ये करना चाहते हो कि 2F1
प्लस F2, क्या ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। हम वेक्टर ऐसा नहीं कर देंगे कि भाई इनको हम ऐड कर दिए, ठीक है, तो F1 और F2 आपस में ऐसे समथिंग टू का, नहीं, इनको ऐड करने का एक अलग ही सिस्टम होता है, याद करो। जैसे आपने कहा सर ये आपकी, देखो ये आपकी है F2, समझ रहे हो, ये आपकी F2 है, F2 और F3 की हम बात कर रहे हैं, ये आपकी F2 है, देखो ध्यान से, यहाँ देखो, ये आपकी F2 है, ये आपकी F3 है, आपको इन दोनों को ऐड करना है, तो भाई इन दोनों को आप ऐड कैसे करोगे? तो क्या करते थे, यहाँ पर ऐसे देखो, आपने कहा सर ये आपकी है F2 और ये है आपकी F1, तो आपका इनका कोई एक रिजल्टेंट होगा, इनका कोई एक रिजल्टेंट होगा, ठीक है। अब अगर ये F2 है, तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे एक ड्रॉ करते हैं, तो ये भी हमारी क्या होगी भाई, F2 ही होगी, ये भी क्या होगी भाई, F2 ही होगी। अब F2 और मतलब सॉरी, ये अगर ये F3 है, ठीक है, तो ये भी F3 होगी, तो F2 प्लस F3 को आप कैसे ऐड करोगे? तो आप इनका मॉड निकालोगे, आप ऐसे नहीं ऐड कर सकते, वेक्टर को ऐसे डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते, समझ रहे हो। ये जस्ट वैसा ही हो गया कि सर आपके पास वेक्टर x था और वेक्टर x था, तो आपने इसको सर ऐड करके, आपने इसको ऐड करके क्या कर दिया, आपने इसको ऐसे कर दिया, 2 वेक्टर x कर दिया, जो कि गलत हो जाएगा, समझ रहे हो, ऐसे नहीं करना है आपको। तो आप इसका मॉड निकालोगे, देखो, तो आप जब F2 का जब, अब अच्छा बेसिकली ये आपस में वैसे भी इक्वल ही होंगे, तो आप इनका मॉड निकालोगे, तो F2 का आप मॉड निकालोगे, तो मॉड हम देखो कैसे निकालते हैं, मॉड ऑफ समथिंग कुछ इस तरीके से होता है, जैसे डायरेक्टली अगर हम इसके रिजल्टेंट की बात करें, हमने कहा सर R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1 प्लस F2, R इज इक्वल टू कितना होगा, F1 प्लस F2। अब F1 कहने का मतलब क्या है कि इसकी आप इसकी क्या कर रहे हो, आप इसकी ये मॉड निकालो। तो देखो, किसी भी चीज का अगर आप मॉड निकालते हो, मॉड मीन्स मैग्नीट्यूड, मॉड मीन्स क्या, मैग्नीट्यूड, तो F2 की अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपके पास √2 ऐसे हम करते हैं ना, एफ स्क्वायर, भाई दोनों आपस में सेम है, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, मॉड हम ऐसे तो निकालते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, √2f, ये होगा। यानी कि अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, जैसे हमने कहा सर अगर वेक्टर x है और प्लस वेक्टर x है, तो आप इसको ऐड करोगे, तो आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, आपको इसका रिजल्टेंट, यानी कि आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। अगर इसका रिजल्टेंट निकालना है, एग्जैक्टली आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो, तो आपको इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो आप ये लिखोगे, √2x लिखोगे। सिमिलरली जब आप इन दोनों को जब ऐड करोगे, यानी कि जब आप F2 और F3 का जब आप रिजल्टेंट लोगे, तो ये 2 ना लगा करके आप यहाँ पर क्या ले लोगे, बस यहीं पर थोड़ी सी बात को समझनी है, k² अपॉन 2x² इज इक्वल टू, यहाँ पर सॉरी प्लस ये आप ले लोगे √2k इंटू q अपॉन x²। बस यहीं पर ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ये चीज अगर आप समझ गए तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। देखो अब यहाँ से आप मैक्सिमम कॉमन देखो क्या ले सकते हो, यहाँ पर देखो k है, यहाँ पर भी k है, तो आपने यहाँ से k कॉमन ले लिया, q है एक बार, तो यहाँ पर भी q है एक बार कॉमन ले लिया, अपॉन में देखो x² कॉमन ले लिया, क्या बचा आपके पास, k आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आपके पास बचा है q, और आपके पास यहाँ पर बचा है अपॉन में 2, और प्लस यहाँ से देखो आपने क्या ले लिया है कॉमन, आपने k कॉमन ले लिया है, q कॉमन ले लिया है, बचा है अंदर स्मॉल q, और अपॉन x² अपने बाहर ही ले लिया है, तो स्मॉल अपॉन x² तो बचा नहीं, तो √2q बचा है इज इक्वल टू 0। ये वही हो गया आपका फैक्टराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट हो गया। इफ एक बार दिस इज इक्वल टू 0 रखेंगे, एक बार इसको इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो इसको इज इक्वल टू 0 रखने से कुछ मिलेगा नहीं, करते हैं ना भाई ऐसे, इफ k अपॉन x² इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड यहाँ से देखो q अपॉन 2 प्लस का √2q इज इक्वल टू 0। ओके, तो आपको इस वाले से तो कुछ मिला नहीं, इस वाले से देख लेते हैं, तो √2q इज इक्वल टू, हम इसको इधर छोड़ देते हैं, इस q अपॉन 2 को आप इधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा, माइनस का q अपॉन 2 हो जाएगा। सो आप यहाँ से ऐसा करो, आपको देखो निकालना है क्या, आपको निकालना है q अपॉन कैपिटल q अपॉन स्मॉल q, कैपिटल Q। ओके, तो इस Q को इसके नीचे ले आते हैं, और इस 2 को -2 को इधर भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2√2 इज इक्वल टू Q अपॉन स्मॉल q, यानी कि Q अपॉन स्मॉल q की वैल्यू देखो कितनी आ गई, माइनस का 2√2। ये बात ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे आप इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो ये आपके वेक्टर फॉर्म में था, डायरेक्टली आप इसको ऐड नहीं कर सकते, वो अलग बात है, ठीक है। आप कह रहे हो सर F1 और F2 आपस में हमारे इक्वल हैं, क्योंकि दोनों Q है, तो ऑब्वियसली बात है सर, हमारा जो F1 होगा, सॉरी जो हमारा F2 होगा वो F3 के इक्वल होगा। तो ऐसा नहीं कि आप इसको ऐड करके 2F1 या 2F कर दोगे, ऐसा नहीं कर दोगे, √2F करोगे, क्योंकि आप हमेशा उसके मैग्नीट्यूड निकाल करके आप उसको ऐड करते हो, ठीक है ना। वेक्टर को आप ऐसे डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते कि नहीं ऐसे ऐड कर देते 2 आके, नहीं, आप उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, √2 आएगा, ये इनका मैग्नीट्यूड ये आएगा, ठीक है।
अगर समझ में आएगा तो फिर ट्रांसफर करके सॉल्व कर लेना। तो इसलिए अब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो -2√2, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आपको ये सब सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते हुए इसको हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। और आप भी कमेंट करके बताओगे कि आपको ये चीज़ें, है ना, आपको ये जो कॉन्सेप्ट आपने जो पढ़ा था, बहुत दिन हो गए पढ़े हुए, ठीक है। आप तो इस तरीके से आपका देखो एक रिवीजन भी होगा, ठीक है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले वाले मतलब कोशिश कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, जान रहे हैं। तो आप जो है इस चीज़ को रिवीजन करते रहो, ठीक है। और आप ये कमेंट करके बताओगे कि आपको ये चीज़ कैसी लगी है। ओके, मज़ा आ रहा है या फिर मतलब ये चीज़ सही है, या फिर हम ज़्यादा फोकस जो है अपने अगले वाले चैप्टर पर करें। मतलब हम लोग लाइट वाला चैप्टर तो फिनिश कर ही चुके हैं, तो आप ही बताओगे कमेंट करके, ठीक है। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और हाँ फीडबैक अपना जरूर दे देना, ठीक है। चलो।